लें जी, हमने स्प्रिंग 23 की अटैम्प्ट देखी। अब कोशिश करते हैं अटैम्प्ट्स देखते चले जाएं। उससे होगा ये कि हमें लगेगा यार अच्छा ये भी पास पेपर में आ सकता है, ये भी आ सकता है पास पेपर में, तो फिर पीछे भाग जाएंगे चंद वो चीज़ें जो अभी तक नहीं आई, जिनके आने के चांसेस मज़ीद कवी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और फिर आप वो देख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ लेंगे और कर लेंगे। नेक्स्ट कोई अटैम्प्ट कहीं पे जिसमें क्वेश्चन आया हो वो ढूंढते हैं। लें जी, लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। किस साइड पे आते हैं? लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। लाइबिलिटी साइड में लोन एंड एडवांसेस अदर देन टू एम्प्लॉयज, नहीं एसेट साइड ही है। हमने लोन एंड एडवांसेस दिया हुआ है किसको? एम्प्लॉयज के अलावा बाकी चीज को। अब मैंने आपको पहले बोला था क्या, आपके ज्यादा चांसेस किसके हैं? जो सिर्फ 4th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है, 5th शेड्यूल की नहीं है। ये भी कौन सी है रिक्वायरमेंट? सिर्फ 4th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर भी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की हुई? उन चीजों की हुई जो सिर्फ 4th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो सिर्फ 5th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स है, जो सिमिलैरिटीज इनमें नहीं है। जो सिमिलैरिटी होंगी वो जनरल ज्यादा होंगी। बहरहाल इंपॉर्टेंट सारे ही हैं हमारे लिए। पेपर में कौन सी जगह से आ जाना, कौन सी जगह से नहीं आना, यू डू नॉट नो। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा मेहनत करवा सकता हूँ और आपको थोड़ी सी समरी वे में चीज़ें दे सकता हूँ। बस ये मैं कर सकता हूँ, आप ये कर सकते हैं, इनको याद कर लें और ज़रा डिटेल में पढ़ लें। लोन एंड एडवांसेस अदर देन टू एम्प्लॉयज मीन्स एम्प्लॉयज के अलावा बाकियों के लोन एंड एडवांसेस क्या हैं? other than to employees as per company's human resource policy or to the supplier of goods and services। आपने लोन एंड एडवांसेस दिए हैं किसको? ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के तहत, या फिर गुड्स और सर्विसेज के लिए इन एडवांस दिए पैसे। आपको क्या कुछ डिस्क्लोज करना है। अब हमने एडवांस दिए हुए पैसे फिर भी डिस्क्लोजर देने पड़ रहे हैं। किसको दिए, किन टर्म्स पर दिए, कब वापस होंगे, और कौन से? एक्सीडिंग 1 मिलियन ओनली, उनके लिए सिर्फ ये टर्म्स एंड रीपेमेंट रिक्वायरमेंट्स है जिनको 1 मिलियन से ज्यादा का लोन दिया हुआ है। टुगेदर विद द पर्टिकुलर कोलैटरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या दी हुई है अगर कोई है तो। और ये वाली रिक्वायरमेंट जो है ये सिर्फ 4th शेड्यूल की है, ये 5th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन से वाली? ये वाली। प्रोविजंस इफ एनी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बैड एंड डाउटफुल डेट आपने कितना किया है उन लोन्स के ऊपर और एडवांसेस के ऊपर, या फिर फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू, कोई आपकी वैल्यू रिड्यूस हो गई हो, या आपको कोई लॉस हो गया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट, ये भी क्या करेंगे? ये डिडक्शन के तौर पर शो करेंगे फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेटर नहीं होते बच्चों, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हो, ठीक? तो अब लोन ये डेटर नहीं है, ये क्या है? हमने एडवांस दिया हुआ है, अपने सप्लायर्स को दिया हुआ है। तो अगर हमने सप्लायर को दिया हो, क्या वो भी पैसे मारे जा सकते हैं या नहीं मारे जा सकते? या हमने लोन दिया हो वो मारे जा सकते हैं या नहीं मारे जा सकते? मारे जा सकते हैं। तो उनको भी जैसे डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं ना, वैसे ही प्रोविजन वगैरह लेस करके बताना है। कोई सिक्योरिटी लिया वो बता देनी है, बिल्कुल जनरल नेचर की चीजें हैं। क्या है? लोन दिया है तो क्या कुछ होता है जी, बंदे का नाम है, किन टर्म्स के ऊपर है, क्या सिक्योरिटी है,
कोई लॉस है तो वो कितना है। ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स। अब उसका डिस्क्लोजर कैसे दिया जाएगा, कोई एक एग्जांपल आपने लिखना है लोन एंड एडवांसेस। ये एसेट्स की कहानी है, वंस अगेन बोल दूं कौन सी कहानी है, एसेट्स की कहानी है। लोन के नाम से लायबिलिटीज की तरफ ना भागे, एसेट्स की कहानी है, रिसीवेबल की कहानी है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वो बताओ। लोन एंड एडवांसेस एम्प्लॉयज का बताओ, अनसिक्योर्ड। नॉर्मली एम्प्लॉयज को जो दिए जाते हैं उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, इसलिए साथ क्या लिखा हुआ है, अनसिक्योर्ड। एडवांसेस टू सप्लायर, सप्लायर को पैसे दिए हैं जो कि अच्छे हैं, और सब्सिडरी कंपनीज को पैसे दिए हैं, और ये वाला है इंटरेस्ट बियरिंग। ठीक, ये ऊपर 3-4 बातें आप बता देंगे, जैसी जैसी बातें आपको मौजूद होंगी क्वेश्चन के अंदर। अब एक अगला मसला आता है कि गलत नोट बनाकर दे दिया जाता है, तो तब ठीक करना होता है। तब बताया तो नहीं होता कि ये चीजें हैं। जब चीजें बताई होंगी तो आप उठा के थोड़ी बहुत समरी उठा के मार देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन जब गलत चीज को ठीक करना होगा ना, तब नॉलेज ज्यादा जरूरी है कि भाई ये डाटा देखा हुआ होना जरूरी है। एक दफा नहीं, एक दफा से बात नहीं बनेगी, 2-3-4 दफा देखा होगा, फिर अच्छा सा काम कर पाएंगे। करंट पोर्शन है लॉन्ग टर्म लोन का एडवांसेस का मींस, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोन एंड एडवांसेस कौन सा नोट हुआ है, करंट एसेट्स का नोट हुआ। किसका नोट दे रहा है ये, करंट पोर्शन किस में आता है, करंट एसेट्स में आता है, इस वजह से करंट पोर्शन लिखा हुआ है। लोन एंड एडवांसेस एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के एडवांसेस नॉर्मली करंट ही होते हैं, अगले साल के अंदर मिल जाने होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। एडवांसेस टू सप्लायर, नॉर्मली सप्लायर के एडवांसेस भी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ही होते हैं। उनसे ये नहीं होता कि यार ठीक है 3 साल बाद दे देना, 2 साल बाद दे देना। वो तो अगर आ गया 2 साल बाद वाली कहानी, वो तो IFRS 15 में फाल कर जाएगी। कहाँ पे फाल कर जाएगी, IFRS 15 के तहत वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो IFRS 15 कस्टमर का होता है, कस्टमर के साथ होता है। तो लेकिन फिर भी लायबिलिटी हमने एडवांस दिया हुआ है, एसेट्स की कहानी। एडवांसेस टू सब्सिडी कंपनी, इंटरेस्ट भी है। अब सब्सिडी कंपनी से हम इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, अब उसकी कुछ ना कुछ कहानी आपको नरेटिव फॉर्म में बताई गई होगी। दिस रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट अनसिक्योर्ड एडवांस टू SBCEL सब्सिडी कंपनी अंडर आ रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी अप टू एन अमाउंट ऑफ फलाना टिमकाना टू मीट डेट सर्विसिंग। ये सारी की सारी बातें क्या होंगी, ये क्वेश्चन में लिखी होंगी कि लोन इतने का था, ये इस मकसद के लिए था, इस रेट पर था। ये सारी बातें जो हैं, रेट ये वो फलाना सिक्योरिटी ये ली हुई थी, ये किया हुआ था, वो किया हुआ था, क्वेश्चन में मौजूद होगा। वहां से देख देख के बस लिखना होता है, रीअरेंज करके इंग्लिश में लिखना होता है। करंट मार्केट रेट इतने के ऊपर, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर वाज, ये हर जगह पे आपको डिस्क्लोजर मिलेगा। ये अब डिस्क्लोजर किसकी वजह से आया, सब्सिडी की वजह से आया है। किसकी वजह से आया, सब्सिडी की वजह से। डेटर्स की कहानी हो, एडवांसेस की कहानी हो, सब्सिडी की कहानी हो, आपको ये वाला नोट मिलेगा। रट्टा लगा लो इस लाइन को, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी मंथ। ये क्यों बताया जाता है, अगला क्वेश्चन, और इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। बेटा मार्कर शार्कर कोई ना, अच्छा चलो मर्जी है, यहां पे समझा देते हैं। असल में मसला ये है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस मैं 5-6 महीने लेके बताने लगा हूं आपको, ठीक है। अब यहां पर था, फर्ज करते हैं ये ओपनिंग है 0, यहां पे हमने एडवांस दिया 500, 400 रह गया, 300 रह गया, 400 चला गया, 0 कर दिया हमने, वापस ले लिए पैसे, दिए पैसे वापस ले लिए। अब ये क्या हमने किया, एक विंडो ड्रेसिंग की। क्या किया,
एक विंडो ड्रेसिंग की, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। या फिर चलो दिए भी हुए हैं तो हमने कहा यार वो थोड़ा सा रखते हैं, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ऐसे लगता है कुछ कोई खास नहीं है, या 20 है ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी 20 कर दें। अब ये क्या बात हो गई, ये एक विंडो ड्रेसिंग हो गई यार, ओपनिंग में लास्ट ईयर का कंपैरिजन में यार कुछ भी नहीं है, कोई खास नहीं है, हालांकि ऑन एवरेज मैक्सिमम क्या रहा है 500 है। इससे ये पता चलेगा, अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, इससे ये पता चलेगा कि गड़बड़ हो रही है इस डिस्क्लोजर से। इसलिए ये वाला डिस्क्लोजर क्या किया जाता है, खास तौर पे ये डिस्क्लोजर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, सब्सिडरीज, क्योंकि इनके साथ ये वाली कहानियां हो सकती हैं, आराम से हो सकती हैं। कस्टमर डेटर के साथ उतनी नहीं हो सकती हैं जितनी अपनी ही कंपनीज के अंदर ये खेला खाली की जा सकती है और पैसों को खाम खाम में घुमाया जा सकता है। तो इसलिए जब लिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं, पब्लिक कंपनीज आ जाती हैं, तो वहां पर ये चीजें आती हैं कि काइंडली ये वाला क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है, ताकि क्या हो, ये वाले काम, गड़बड़ वाले काम से रुक जाएं कंपनीज, कि यार डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये घुमाने वाले काम जो है ना ये ना किए जाएं, क्योंकि मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये पक्का डिस्क्लोजर हर जगह पे अभी नजर आएगा आपको, ठीक है। और फिर करंट ईयर का भी बताओ और उसका कंपैरिजन भी बताओ, लास्ट ईयर का भी। अब इसके ऊपर एक पास पेपर देखते हैं। स्प्रिंग 22 में एक क्वेश्चन आया, कहता है काम लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी एज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फॉलोइंग डिस्क्लोजर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सियाज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, लोन एंड एडवांसेस सिक्योर्ड, लोन एंड एडवांसेस कंसिडर्ड गुड, डायरेक्टर्स, एग्जेक्टिव एंड अदर एम्प्लॉयज, रिकॉन्सिलिएशन दे दी, बैलेंस 1 जनवरी का, डिसबर्समेंट रीपेमेंट बैलेंस एंड का। कहता है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स, एरर्स बताओ और ओमिशंस बताओ इन द अबव डिस्क्लोजर। अब मैंने तो आपको एक पढ़ाया है, इसके अंदर हो सकता है थोड़े से ऊपर वाले भी डिस्क्लोजर्स चल रहे हो करंट एसेट्स के। तो बहरहाल देखते हैं क्या एरर्स बताए गए हैं। लोन्स एंड एडवांसेस के कंसिडर्ड गुड, सिर्फ हमने कंसिडर गुड बताए हैं, और नीचे जाके क्या बताई है, रिकंसिलेशन बताई है। किसकी, किसके साथ रिकंसिलेशन, पहले तो ये देखते हैं जनाब। उसने 182 बैलेंस ओपनिंग था 92,300, यहाँ पर ओपनिंग में 92,300 कहीं पे नज़र आ रहा है, क्यों जी? ओपनिंग यही बनता है। अच्छा, ये ओपनिंग तो उससे पिछले महीने का था, सॉरी पिछले साल का था, तो यहाँ पे तो नहीं नज़र आना। यहाँ पर ओपनिंग 88,500 है, ये पिछले साल का क्लोजिंग मिलेगा ना, पिछले साल का क्लोजिंग कहीं पर 88,500 मिल रहा है हमें। तो क्या हो गया, एरर आ गया, पिछले साल की इस साल से रिकंसिलेशन प्रॉपर मैच नहीं कर रही। एक तो ये ओपनिंग, ये 87,600, इसका मतलब है इसकी उसने दी है 87,600, ये है ना, ये क्लोजिंग 87,600 है, और ये ओपनिंग आपस में मैच नहीं कर रहा, ये उसने एक एरर किया हुआ है। ये एक एरर आपने ये फाइंड कर दिया। दूसरी चीज़ आपने फाइंड किया कि सिर्फ इसकी रिकंसिलेशन दी गई है, एग्जेक्टिव एंड अदर एम्प्लॉयज की, डायरेक्टर्स की नहीं दी गई, लोन एंड एडवांसेस कंसिडर गुड की नहीं दी गई, कोई डाउटफुल अगर हैं तो वो नहीं दी गई, कोई इस तरीके की कहानी नहीं दी गई। अभी देखते हैं मजीद क्या क्या चीज़ है। ओपनिंग है और 81,900, ये 81,900। अब क्या ये वाली चीज़ें आपस में, ये वाली रिकंसिलेशन बनती है, मैच भी होती है या नहीं होती, ये देख के बताएं। टोटलिंग ही मैच होता है कि नहीं होता, 88,500 जमा 18,700 माइनस 25,300, ये मैच होता है कि नहीं होता? ये मैच हो रहा है। अब पता नहीं कहां पर इसने गड़बड़ की हुई है, वी डू नॉट नो। ओपनिंग मैच नहीं है, हमें एक एरर तो मिल गया, एक जो चीज़ मिल गई है वो तो लिख सकते हैं ना।
अच्छा, अब क्या यहाँ पर डायरेक्टर, एग्जेक्टिव एंड अदर एम्प्लॉयज से रिलेटेड भी डाटा दिया गया है? तो इसका मतलब है हमें इससे रिलेटेड नॉलेज जहाँ पर भी दिया गया है वो पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं। जी मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाले चीज़ जो रिकंसिलिएशन वगैरह दी गई है उससे रिलेटेड नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि कौन सी जगह पे रूल्स लिखे हुए हैं। पहले तो हम वो रूल्स ढूंढते हैं। शेयर कैपिटल रिजर्व्स, शेयर कैपिटल बिल्कुल एंड पर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के शायद डिस्क्लोजर के अंदर, एसेट एंड लायबिलिटीज, ऑफसेटिंग, रॉयल्टी, रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एक्टिव डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज, ये इसी चीज़ से यहाँ से रिलेट कर रहा है मेजरली। क्या डायरेक्टर से रिलेटेड ही चीज़ें है ना, लोन एडवांसेस ये वो, और उसकी सैलरी शैली ये वो, उसी का ही नोट डाल रहा है। सैलरी भी होगी ना उसी के अंदर, लोन एंड एडवांसेस दिए हैं तो उससे रिलेटेड मज़ीद जो रिलेटेड एक तो डिस्क्लोजर ये वाला है, कोई और होगा तो वो हम देख लेंगे। पहले ये वाला पढ़ते हैं। रूल हमारे ज़हन में होगा तो हम वहाँ पर जाके चीज़ ठीक कर सकते हैं। Complete particulars of aggregate amount charged by the company shall be disclosed separately for the director, chief executive and executives, together with number of such director and executives. नंबर किस किस के देने हैं, डायरेक्टर और एग्जेक्टिव के, और एग्रीगेट अमाउंट चार्ज कितनी किस किस की, डायरेक्टर की भी, चीफ एग्जेक्टिव की भी और एग्जेक्टिव्स की भी। फीस कितनी ली, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या लिया, कमीशन बोनस इंडिकेटिंग नेचर बताओ, रीएम्बर्सेबल एक्सपेंसेस कौन से थे, कौन से परक्विजिट बेनिफिट थे, पेंशन ग्रेजुटी वगैरह, सुपरएनुएशन फंड ये वगैरह वो वगैरह, अदर परक्विजिट्स क्या थे, अमाउंट ऑफ एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड ये क्या थी। ये सारी सैलरी से रिलेटेड कहानियाँ आ गई। एग्जेक्टिव होते कौन हैं, ऐसे एम्प्लॉइज अदर देन चीफ एग्जेक्टिव एंड डायरेक्टर, ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जिनकी बेसिक सैलरी 12 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। वो कौन होते हैं, एनुअल एम्प्लॉय, एनुअल है 1200,000 रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर। 12 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है वो क्या हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, मींस लाख रुपए पर मंथ, हम ऐसे भी कह सकते हैं। उसका डिस्क्लोजर ये दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पे। चीफ एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव्स हैं, और डायरेक्टर की कहानी भी होगी नीचे जाके, क्योंकि तीनों बंदों की देनी है। रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर एंड एग्जेक्टिव्स, aggregate amount charged in these financial statement in respect of remuneration including benefit to the chief executive, director and executive of the company are given below। है डाटा तीनों का ही दिया हुआ है। ये रेम्यूनरेशन थी, ये कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड था, ये बोनस था, ये गुड परफॉर्मेंस अवार्ड था, ये अलाउंसेस थे, ये बेनिफिट प्लान था, ये टोटल हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स थे। इनको मेडिकल फैसिलिटी भी दी गई है। चीफ एग्जेक्टिव एंड सर्टन एग्जेक्टिव्स वर आल्सो प्रोवाइडेड विद द सम फर्निशिंग आइटम्स, और ये व्हीकल शेकल भी दी गई है। ग्रेजुटी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक चीफ एग्जेक्टिव को दी गई है। डायरेक्टर की कहानी किधर है, लीव एनकैशमेंट इतने इतने हज़ार हुई है, पेड टू चीफ एग्जेक्टिव एंड एग्जेक्टिव। इन एडिशन अब कहानी आ गई डायरेक्टर से रिलेटेड, और उसने कहानी यहाँ पर ख़त्म कर दी है कि डायरेक्टर को सैलरी से रिलेटेड कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दी गई है सिवाय मीटिंग फीस के। इस वजह से ऊपर नहीं आ रहा था। अगर सैलरी वगैरह दे रहे होते, कोई एक भी रेम्यूनरेशन दे रहे होते, तो ऊपर भी टेबल में लिखा जाना था, सारी चीज़ें उसकी भी बतानी थी। हेडिंग उसकी क्या है, रेम्यूनरेशन टू चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर एंड एग्जेक्टिव, सारी चीजें बताओगे।
अब उसी पास पेपर का जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो जो सी चीज़ ऊपर मैंने लिखी हुई है लोन एंड एडवांसेस को देखते हुए उसकी चीज़ बाद में देखते हैं। अब ये चीज़ पढ़ ली है तो उसको भी ढूंढ लेते हैं कि वो कहाँ पे चीज़ें हैं, जो को बिखर गई हुई हैं चीज़ें। काम लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल है। फॉलोइंग, ये एक नोट बनाकर दिया हुआ है जिसमें गलतियां ढूंढनी है और क्या करना है, ओमिशंस ढूंढनी है। 2 पार्ट से शायद इसका 3.5 मार्क्स, एरर एंड ओमिशन ढूंढने हैं। एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव क्या कर दिया जी, इकट्ठा कर दिया। क्या करना है, सेपरेटली बताना है। एक गलती आपने ये पकड़ी कि उसने क्या किया है, अलहदा नहीं बताया। अब एग्जामिनर इतना अच्छा है, उसने पता क्या किया है, उसने जो एग्जाम्पल दी हुई है ना ऊपर, उसके अंदर उसने डायरेक्टर की कहानी क्या की है, अलहदा से बयान की है। और जिसने गौर से पढ़ा है ना ऊपर रूल के अलहदा अलहदा बयान करना है, वही सही सारा कुछ कर सकता है। अब एग्जाम्पल तकरीबन पैरेलल लग रही है, जैसी ये वैसी ही नीचे जो पेपर आया है वैसा, लेकिन बस उसने क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर कर दिया। अब बच्चे के दिमाग में उसने जिसने देखा हुआ वो यार 2 ही कॉलम थे, क्या थे, 2 ही कॉलम थे, तीसरा कॉलम तो था ही नहीं, अलहदा से तो बयान करना ही नहीं है, तो ये ठीक है, इसका मतलब है वो गलती पकड़ेगा ही नहीं। हालांकि हमने ऊपर पढ़ा क्या होना चाहिए, ये इतना मोटा सा लफ्ज है, क्या बोला, सेपरेटली बयान करना है, डायरेक्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव का एंड एग्जीक्यूटिव का। और फिर उनके नंबर भी बताने हैं, किस किस के नंबर बताने हैं, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव के। चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होगा, वो तो एक को ही होएगा। इसका मतलब है नंबर किसके बताने हुए, डायरेक्टर्स के और एग्जीक्यूटिव्स के, जो ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी, अब आंसर देखते हैं। उसने क्या कहा, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बोनसेस, हाउस रेंट एंड अदर अलाउंसेस, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, ये 3 चीज़ें बताई हुई हैं। और हमें क्या कुछ बताना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020 शैल बी प्रोवाइडेड। क्या यहाँ पर कंपैरेटिव दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। अब ये चीज है आपको कि एक एक चीज गौर से देखनी है आपने, किसकी, रूल्स की और उसकी जो एग्जांपल्स दी हुई हैं। आना मस्ट क्वेश्चन है पक्का, वो हमने देख लिया हुआ है। और हिस्टोरिकली भी 2-3 अटेम्प्ट्स में, जब से ये वाला ग्रिड डिजाइन हुआ है, जब से पेपर का ये स्टाइल डिजाइन हुआ है, तब से क्या हो रहा है, आ रहा है। और हमने देख लिया यार मुसीबत है, कंसोलिडेशन छोड़ता है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, कंसोलिडेशन बड़ा क्वेश्चन, तो फिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, छोड़ नहीं सकता वो। 8-10 7 8-10 मार्क्स का वो बनाएगा ही। और उसके लिए ज्यादा आसान है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाए, बड़े क्वेश्चन बनाने की बजाय। आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रूमिंग हो रही है। और आप लोग अगर ये कोई 20-25 पेजेस 2-3 दफ़ा पढ़ लेते हैं, सिर्फ 2-3 दफ़ा पढ़ ही लेते हैं, तो भी पासिंग मार्क्स तो इंशाल्लाह ले जाएंगे, जिनमें पास पेपर भी सारे शामिल हैं, रूल्स भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल है। और क्या चीज़ गलती है जी, कहता है डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज। ये तो आपने भी पहले पकड़ लिया था कि सेपरेटली होनी चाहिए। अगली चीज, नंबर ऑफ पर्सन शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज। अब ये नंबर ऑफ पर्सन भी तो इकट्ठे कर दिए ना उन्होंने, पता नहीं दिए भी हैं कि नहीं दिए, दिए ही नहीं हुए, तो ये ओमिशन में आ गया। फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव्स। अब उसने तीनों की बात कर दी, एग्जीक्यूटिव तो है ही एक नंबर, ओरिजिनल रूल में क्या है, बताना है डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव के, तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक नंबर बस उसका आ जाता है, तो वो भी लिख देगा। अदर बेनिफिट
vehicle, cellular phone, etc. in cash or in kind shall be disclosed, stating their nature, where practicable their approximate money value. ये कौन सी जगह पे लिखा हुआ था? ऊपर 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 other perquisites, benefits in cash, in kind, stating their nature and where particular their approximate money value. उसने exactly यही चीज़ें पूछी हैं. एक बात याद रखिएगा, जहां पर आपको इस तरह के बुलेट्स मिल रहे होंगे ना 5-6, वो रट्टा लगाने वाली बात होगी. वो नरेटिव में पूछ ले कि बताओ क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, या वो इस तरीके से मिसिंग कर दे. ये रट्टे लगाएंगे तो सारी चीज़ें पूरी कर पाएंगे, आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी. रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस विच आर इन द नेचर ऑफ परक्विजिट्स और बेनिफिट, कमीशन, बोनस इंडिकेटिंग नेचर देयर ऑफ, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, पेंशन, ग्रेजुटी, कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुअल फंड, अदर स्टाफ कंपोजिशन, ये वो फलाना टिमकाना. उसने मेजर मोटी सी चीज़ मिस ही कर दी. अमाउंट ऑफ एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड. तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया कि ये चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकली पूछी जा चुकी हैं. और वो अक्सर क्या करता है, एक एरिया उठाता है या 2 एरियाज उठाता है और उनमें से या गलत डिस्क्लोजर बनाकर दे देता है, या फिर कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट पूछ लेता है, या ये कहता है ये डाटा है चलो डिस्क्लोजर बना दो. हम कर रहे थे डायरेक्टर्स की, ऐसे ही है ना, यही वाला क्वेश्चन था. डायरेक्टर्स का क्वेश्चन था, दूसरी जगह पर था करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल. मैं देख रहा हूँ दरमियान में मुझे कोई डाटा भी मिल जाए उसका. सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड भी हम डिस्कशन कर देना ताकि उसको अच्छा सा नोट ज़्यादा अच्छा हो जाए. ये है जी, इसके अंडर ही मैंने बनाया हुआ है ना, असल में मैंने इसके अंडर बनाया हुआ है. तो ये हमारा रूल बेसिकली मेन रूल्स यहाँ पर आ गए जहाँ पर सारी चीज़ें हमें मिलनी हैं, जिसके अंडर मैंने बनाया हुआ है. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, विद रिगार्ड टू लोन एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड. डायरेक्टर्स के लोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ें दी जाएंगी. कितनी चीज़ें, 1-2 दी जाएंगी. पर्पस क्या था, क्यों दिया. रिकंसिलेशन बनाओ ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड शोइंग डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट. हमें रिकंसिलेशन तो दी हुई है, उसने ओपनिंग क्लोजिंग की भी दी हुई है, पर्पस शायद ना बताया हो. तो ये 2 पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड, डायरेक्टर. इन केस ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑब्टेन्ड या प्रोवाइडेड, चाहे आपने लिया है चाहे आपने दिया है, एट टर्म्स अदर देन आर्म्स लेंथ बेसिस. आर्म्स लेंथ बेसिस कौन सी होती है, मीन्स आर्म लेंथ बेसिस जिसके अंदर आपका कोई दोस्ती यारी ना हो. ठीक, कोई एसोसिएशंस वगैरह के अंदर तो आर्म्स लेंथ हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है. इंडिपेंडेंट तो नहीं होते वहाँ पर, तो कोई निगोशिएशन हो ही नहीं सकती है सच, निगोशिएशन के बगैर. तो निगोशिएशन वाली चीज़ होती है वो एक हिसाब से आर्म्स लेंथ होती है, जिसमें आप बहस कर सकें, सारा कुछ कर सकें. तो अदर देन आर्म्स लेंथ होगी तो फिर उसकी क्या बताएंगे, रीज़न देयर ऑफ बताएंगे. in respect of loan and advances to associate and related parties. फिर क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है, डिस्क्लोज करो, नेम बताओ एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी का, टर्म्स ऑफ लोन बताओ, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी बताओ, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड बाय रेफरेंस टू एनी मंथ एंड बैलेंस, ये बताओ. बाकी चीज़ें जनरल जेन में आ जाती हैं, यार अमाउंट कितना है, नेचर क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट है, और सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी का नाम कोलेटरल,
प्रोविजन ऑफ डाउटफुल, डाउटफुल कितना है, लोन एंड एडवांसेस रिटर्न ऑफ कितने की हैं। तो ये वो सारी पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब ये इसके ऊपर क्या हुआ है, सारे का सारा क्वेश्चन स्टैंड किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा ऊपर बस बता देना था, उन 2 चीज़ों के ऊपर रिलेट कर रहा था या 3 चीज़ों को रिलेट कर रहा था, तो मैंने उन 3-4 चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे रखा, बिल्कुल एंड पर आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हमने अब मेजर चीज़ें पढ़ ली हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिक्योरिटी हमने कहीं पे बयान ही नहीं की है। मिल गया ना, एक गलती मिल गई, सिक्योर्ड है और सिक्योरिटी बताई नहीं हुई क्या है। कंसिडर्ड गुड, डायरेक्टर, एग्जेक्टिव एंड अदर एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स की कहानी 89, 600, 95, 100, इस की रिकंसिलेशन तो दी नहीं हमने, पर्पस भी नहीं बताया डायरेक्टर्स की। इसकी एग्जेक्टिव एंड अदर एम्प्लॉयज की तो उस तरीके से रिक्वायरमेंट पता नहीं थी कि नहीं थी। डायरेक्टर्स एंड एग्जेक्टिव 2 होंगे, नहीं जनाब, सिर्फ डायरेक्टर की बात की गई है। किसकी बात की गई है, डायरेक्टर्स की बात की गई है। रिकंसिलेशन असल में तो किसकी देनी थी, डायरेक्टर्स की, हमने किसकी दी है, एग्जेक्टिव एंड एम्प्लॉयज की दी हुई है, तो उसकी भी बेशक दे दें, लेकिन डायरेक्टर की मिसिंग है। विद रिगार्ड टू लोन एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, क्या चीज मिसिंग है, पर्पस। Reconciliation of carrying amount at beginning and end of the period showing disbursement repayment shall be disclosed for directors only and not for executive and other employees। पकड़ लिया था ना हमने भी, ऊपर जाके ओरिजिनल चीज पढ़ी है कि जनाब किसकी है जी, सिर्फ डायरेक्टर की देनी है। ये चीज हमें जब तक हम पास पेपर्स ना करें तब तक हमें ये चीज एम्फेसाइज ही नहीं होती कि जनाब हमें ये चीज गौर से पढ़नी है। एक एक चीज को क्या करना है, बहुत गौर से पढ़ना है भाई। ये चीज किसके लिए है, सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए या एग्जेक्टिव एम्प्लॉयज के लिए भी है। और जब तक हमने ये नहीं पढ़ा होगा तब तक हम अच्छा आंसर नहीं कर सकते, मुकम्मल आंसर नहीं कर पाएंगे। और गौर से पढ़ना है, इसी तरह से हाईलाइट करके पढ़ना है, तब बात बन जाएगी इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स तक इसमें से ले लेंगे। थ्योरेटिकल टाइप जरा सा आ जाता है ना, रट्टे वाली चीज जरा सी आ जाती है, तो उसके अंदर मार्क्स लेना जरा से क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो लेकिन लेने हैं, छोड़ना एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं है। इट कैरीज इजी मार्क्स, क्या है, इजी मार्क्स हैं। 20-25 पेजेस के अंदर कहानी क्या होती है, खत्म होती है। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नहीं बताई हुई, जो इतना मोटा पड़ा था हमने। किस किस की बतानी है, फॉर एग्जेक्टिव्स बतानी है। ऊपर जाके देखते हैं उसने क्या कहा था। ये तो किसके लिए है, एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज उसके लिए है। लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस डायरेक्टर्स के भी होंगे तो शायद उनको भी आ जाएगा, लेकिन उसने नहीं कहा हुआ। तो रिलेटेड पार्टी में तो एग्जेक्टिव्स शायद आ ही जाएं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, चले आगे। डाउटफुल डेट की कोई कहानी आई की हुई है इसने। पर्टिकुलर ऑफ कोलैटरल, ऊपर इतनी बड़ी सिक्योर्ड का हेडिंग दी है और सिक्योरिटी की बात बताई नहीं हुई कि क्या सिक्योरिटी ली हुई है जी। व्हेन लोन्स एंड एडवांसेस आर सिक्योर्ड, तो यार तो ऊपर हेडिंग ना दो यार, सिक्योर्ड है। अगर हेडिंग दी हुई है सिक्योर्ड तो फिर नीचे सिक्योरिटी भी बताओ, ठीक। अगर इन सब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी तो हेडिंग सिक्योर्ड आनी ही नहीं चाहिए थी। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 2021 शैल
टाई विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2020 87,600, ये तो हमने पहले पकड़ लिया था हमने भी कि मैच नहीं हो रहा था। तो 5-6 डिफरेंसेस जिनके मार्क्स कितने 3.5। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? अब आपको मेरा ख्याल है ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जनाब ये वाले डिस्क्लोजर कितने इम्पोर्टेंट हैं और क्या हिसाब किताब है। आए जनाब एक और शेयर कैपिटल के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? शेयर कैपिटल के ऊपर। मैं दरमियान में से करवा रहा हूँ, मसला तो नहीं हो रहा, एक साइड ख़त्म नहीं कर रहा। मेरा क्या है, वो वाले पहले करवा दूँ जिनमें पास पेपर्स मौजूद हैं, आपको उस चीज़ का एम्फेसिस का मज़ीद पता चल जाए कि जनाब किस तरीके से इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे तो फिर बात बनेगी। याद आप नहीं करने हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, मैं तो देख के पढ़ा दूंगा, उसका मतलब समझा दूंगा। मेरे लिए ज़रूरी नहीं रहा याद करना। किसके लिए ज़रूरी हो गया? आपके लिए। मैं तो पास कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, निकल गया, कहानी ख़त्म। Skoon.com, ठीक। तब तक जब तक कोई और क्वालिफ़िकेशन बैठ के पेपर करते नहीं है तब तक क्या है? Skoon.com। बस पढ़ाना है और समझा कर पढ़ाना है, मतलब बता देना है, बस ये चीज़ है इंशाल्लाह। चलें जी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। कौन सा एरिया? इक्विटी वाला। कौन सा एरिया? इक्विटी वाला। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। रेवेन्यू रिजर्व्स वो होते हैं जिनमें से आप डिविडेंड दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिविडेंड दे सकते हैं। मींस जनरल रिजर्व का नाम आपने सुना होगा, रिटेन्ड अर्निंग का नाम सुना होगा। कैपिटल रिजर्व वो जिसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। मसलन शेयर प्रीमियम, जनरली शेयर प्रीमियम में से रिजर्व वो डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, और डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। हाँ, परेशान होके कर रहा है। अब FR1 में भी इसके ऊपर चेंज आ चुकी हुई है। डिविडेंड गिवन किस में से जाना है, चाहे बोनस हो, रिटेन्ड अर्निंग में से जाना है। शेयर प्रीमियम में से हेडिंग है नॉट एज डिविडेंड। अगर बोनस इशू होगा तो शेयर प्रीमियम यूज हो सकता है, नॉट एज डिविडेंड, अदरवाइज रिटेन्ड अर्निंग नहीं जाना है। तो लिहाजा शेयर प्रीमियम में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। बोनस इशू हो सकता है, लेकिन बोनस इशू कौन सा हो सकता है? जो डिविडेंड के तौर पर नहीं होगा, वो वाला हो सकता है। उन्होंने इसके मुताबिक उस हिस्से को ठीक कर लिया है R1 के अंदर। पहले दरमियान में थोड़ी सी कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई थी, शायद उन्होंने रिलेट चीज़ों को नहीं किया हुआ था, माइट बी, पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे थे, वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं। नो डिफरेंस नाउ। शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व। कोई स्पेशल रिजर्व कोई क्रिएट हुआ है, आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कहा जा सकता है, इनमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, अलग बताएंगे। मीन्स आप हेडिंग 2 देंगे टॉप पर, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। अब अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप आ जाती है आपके लेवल पर, तो इट मीन्स आपको क्या करना है? कैपिटल रिजर्व को अलग बयान करना है, रेवेन्यू रिजर्व को अलग बयान करना है। R1 के लेवल पर नहीं है, उधर तो कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा से बनाते चले जाओ, तरतीब आगे पीछे कर लो, नो प्रॉब्लम। हमारे लेवल पर, R2 के लेवल पर ये फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व को अलग बयान करो, शेयर कैपिटल अलग रखो, हेडिंग बनाओ कैपिटल रिजर्व, हेडिंग बनाओ रेवेन्यू रिजर्व, और उसके अंदर उस कैटेगरी के अंडर फाल करो। एनी रिजर्व रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर द एक्ट शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। कोई ऐसा रिजर्व
जो कंपनीज एक्ट के तहत बनाना है, मेंटेन रखना है, उसको क्या करो, अलहदा से बयान करो। कोई हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई दरमियान में वो क्या कहा जा सकता है, ये जनाब रखना है। जैसे शेयर कैपिटल है, टू बी मेंटेन्ड, उसको तो नहीं छेड़ सकते ना, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज ही किया जाता है। एनी लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट और अदरवाइज शैल बी डिस्क्लोज फॉर ऑल काइंड ऑफ रिजर्व मेंटेन्ड बाय द कंपनी। अब ये तो ऊपर मैंने ऐसे ही बयान कर दिया था, शायद मैं गलत बयान कर गया हूं। कैपिटल रिजर्व एज पर कंपनीज एक्ट डिफाइन क्या हो रहा है, रेवेन्यू रिजर्व एज पर कंपनीज एक्ट डिफाइन क्या हो रहा है। ऊपर मैं मिटा देता हूं जनाब, मैंने क्या लिख दिया, गलती कर दी, नीचे बताया हुआ है, मैंने गलती कर दी ना, नीचे शायद मैंने गलत बता दिया, शेयर प्रीमियम है, मैंने गलत तो नहीं बताया था ना। अच्छा, रिजर्व क्रिएटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई और रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया, मैंने भी नाम लिया था स्पेशल रिजर्व, गलती से वो नाम लिया था, ठीक है जी। रिजर्व अराइजिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, नाम याद करना पड़ेगा, कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले के कोई प्रॉफिट हैं, हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन से पहले के कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं भाई। एक बिजनेस चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही है, क्या चल रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही है, अब उसके प्रॉफिट्स तो हैं, उसने उसको कन्वर्ट करवाया किसमें, कंपनी में, अब वो तो इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट्स हैं, उनको क्या किया, अलहदा से रखो, और वो क्या होंगे, कैपिटल रिजर्व होंगे, उनमें से डिविडेंड नहीं देना, वो ऐसे समझ लो वो क्या है, शेयर कैपिटल है ओनर का, ओनर का कमाया हुआ है ना, तो उसको अलहदा से रख दो। बताओ, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एनी अदर रिजर्व्स नॉट रिगार्डेड फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ, और मैंने आपको बस गलती से ये चीज बता दी थी, कोई एक भी चीज ऊपर जो मैंने बताई थी उससे वो चीजें कम थी, इधर चीजें क्या हैं, 2 3 4 ज्यादा हैं, मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख दिया था, वो यहां पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। रेवेन्यू रिजर्व मीन्स रिजर्व दैट इज नॉर्मली रिगार्डेड एज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व, other specific reserve created out of profit and unappropriated or accumulated profit for previous year। retained earning की बात कर रहा है, जनरल रिजर्व की बात कर रहा है मेजरली, मैंने भी यही बताई थी, बताई मैंने सही थी अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक मिट गई है, ऊपर लिखी हुई मिट गई है, वो जो मिट गई सो मिट गई। तो यहां पर डिफाइन किया हुआ है, क्या आपको सिंपली ये कहा जा सकता है यार, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू रिजर्व एंड रेवेन्यू जनरल, क्या नाम है, कैपिटल रिजर्व, इतनी सी बात करे और कहे लो जी 3 मार्क्स ले लो, मुझे मुफ्त के 3 मार्क्स, सारे पॉइंट्स लिख देना, 2 3 4 तो मैंने बताए हैं, जेहन में रह जाएंगे, और जो औखे हैं वो याद कर लेना, वो क्या कर लेना बच्चे जी, याद कर लेना कि जनाब ये भी होते हैं। अब आते हैं डिस्क्लोजर की क्या एग्जांपल, कैपिटल डिस्टिंग्विश करके बताना है ना। अब ये नोट के अंदर आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं है, उधर भी किया जाएगा, उधर भी किया जाएगा प्रेजेंट करते हुए, इधर भी किया जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व्स, अब आपके कैपिटल रिजर्व्स के अंदर एक क्या आ रहा है और दूसरा नाम क्या आ रहा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक ज़माना था R1 के अंदर रिडेम्पशन रिजर्व्स मौजूद थे, निकाल दिए गए, अब नहीं है। दरमियान में उन्हें शौक चढ़ा था कि रिडेम्पशन रिजर्व भी रखते हैं हम, फिर कहा नहीं यार, बहुत बच्चों वाले लेवल के ऊपर रिडेम्पशन रिजर्व पढ़ाई जा रही है, निकाल दो यार, सुकून दो उनको, कई कितों होरों फेल कर लांगे ऐसी जगह तो नहीं हैगी फेल करने वास्ते, तो वहाँ पे सुकून दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह।
और आपके लेवल पर नाम तो ज़रूरी है, अकाउंटिंग अब आपसे नहीं पूछेगा। क्यों? पिछले लेवल पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ठीक है ना। अकाउंटिंग नहीं पूछेगा, लेकिन डिटेल दे के पूछ सकता है कि जनाब लिखो, बनाओ, नोट बनाओ। ले जी 2018-17 कंपैरेटिव तो हर जगह पे देने ही देने हैं ना, जहां पे ना हो वहां पर क्या हो करो, गलती में लिखो जनाब कंपैरेटिव नहीं दिए हुए। वो तो दुनिया जहान की जो सी मर्जी चीज हो कंपैरेटिव देनी है, ठीक। जहां पर मिसिंग है कंपैरेटिव थोड़ी सर से लिख दो, कंपैरेटिव देने हैं, एक आधा मार्क्स तो पूरा हो गया कंपैरेटिव भी मिसिंग होने के ऊपर। डन। अच्छा जी, दिस रिप्रेजेंट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। शेयर प्रीमियम में बताना है कितना प्रीमियम था ऑन पब्लिक इशू ऑफ इतने मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन कौन से साल में था। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि आपको कुछ बातें बतानी है, साल बताना है कब हुआ था, इशू कब हुआ था, आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं कब हुए थे, आपको यह बताना है कितने रुपए का प्रीमियम था, और अगर 2 दफा हुआ है तो 2 दफा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, 3 दफा हुआ है तो 3 दफा क्यों बताओ, कब 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 कितने 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 शेयर्स के ऊपर। 5.2 दिस रिप्रेजेंट रिजर्व सेटअप फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ इतने शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, और रिडेम्पशन शादी भी होती है। इतना क्रिएट हुआ हुआ जी, रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ ताकि आप पैसे वापस कर सकें। रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग या अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स। इश्यूड शेयर कैपिटल रूल क्या है जी? इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। वंस अगेन सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। क्या क्या कुछ? शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश, shares allotted for consideration other than cash showing separately, shares issued against property and others to be specified। property के against ये बताना है, और कोई और चीज़ दिया, सोना दिया है, चांदी दी है, कोई और चीज़ दी है इन काइंड में, गाड़ी दी है, बिल्डिंग दी है, बताओ जिस जिसके अगेंस्ट है सारा कुछ बता दो। भाई जी किसके अगेंस्ट है? कोई इक्का दुक्का चीज बताई होगी उसने, जो सी भी चीज बताई है जिसके अगेंस्ट इशू है उसका नाम हाजिर कर देना बस। शेयर्स अलॉटेड एज बोनस शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स, ये ट्रेजरी शेयर होते हैं आपके शेयर बायबैक। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रेजरी शेयर्स के ऊपर वो कोई चीज देगा आपको, बस अगर दे दे कि बताओ कौन कौन से होने चाहिए, वहां पे नाम याद होना चाहिए। शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर वोटिंग राइट्स, बोर्ड सिलेक्शन, राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल एंड ब्लॉक वोटिंग शैल बी डिस्क्लोज। पता नहीं की कहानी कोई है। शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट्स, कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं किससे रिलेटेड? वोटिंग राइट्स हो, बोर्ड की सिलेक्शन से रिलेटेड कोई कहानी हो, राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल हो, कोई ब्लॉक वोटिंग हो, उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स हैं शेयर होल्डर्स के साथ, तो वो बताओ। नीचे दिया गया डिस्क्लोजर की एग्जांपल। जनाब नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं, करंट ईयर के भी लास्ट ईयर के भी। ऑर्डिनरी शेयर्स 10 रुपए के हैं, उनकी वैल्यू बतानी है, करंट ईयर की, लास्ट ईयर की। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल बताना है कि कितने नंबर इशू हैं। अब यहां पर बाइफरकेशन आ जाएगी। जनाब फुली पेड कैश के अगेंस्ट थे, अदर देन कैश थे, बोनस इशू थे, यहां पे पूरा शायद आया नहीं है, फुली पेड बोनस इशू। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वर इशूड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, बता दिया किससे के अगेंस्ट इशू हुए। ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली विद रिगार्ड टू कंपनीज रेजिडुअल इंटरेस्ट, रैंक इक्वली, एक जैसे बराबर के हक हैं इनके। ये रट्टा लगा लें, इसी से को क्या कर लें, रट्टा लगा लें, रट्टा, पूरा रट्टा, क्रैमिंग। बाकी तो फिर लिख सकते हैं, ये रट्टा लगाएंगे तो लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा।
Holders of the shares are entitled to dividends from time to time and are entitled to 1 vote per share at the general meeting of the company। ये रट्टा लगा के लिखना है, क्रैमिंग होनी चाहिए इसकी, इतने हिस्से की, बाकी चीजें क्वेश्चन के हिसाब से। ये रट्टा है, हर क्वेश्चन में फिट इन करना है। जब भी शेयर कैपिटल का आएगा ये वाला फिट इन करना है। इसके मार्क्स होगा, कोई एक आधा मार्क्स होगा, होप्सो। ले जनाब, ये भी आ गया पास पेपर के साथ। एरो लिमिटेड करना क्या है, पहले तो ये नोट बनाना है शेयर कैपिटल का फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। कंपैरेटिव फिगर्स भी बताओ ना, भी कहते थे ना आप इज्जत में, आप तो हमें बनाना ज़रूरी था। क्या था, हमारे बनाना ज़रूरी था, कंपैरेटिव बताना ज़रूरी था। कौन से साल का बनाना है, 2021 का बनाना है। हाँ जी, 21 और 20, जनवरी 18 में बना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका अलग से डिस्क्लोजर बताया जाता है। इट इज अ लिमिट, मैक्सिमम लिमिट होती है कि जितना हम इशू कर सकते हैं। 10 रुपए का डिटेल ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड एट डिफरेंट डेट आर एज फॉलोज। मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर ये हुए हैं। अब 2020 के एंड तक के आपको पता होने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, 2020 का डिस्क्लोजर दे सकें। 2020 तक कौन कौन से इशू हुए हैं, 18, 19 अक्टूबर, 19 मार्च, 20, यहां तक जो हैं कौन से हैं, 20 के हैं। और नीचे वाले 20 जमा 21 दोनों इकट्ठे करेंगे। बात समझ लग गई जी, क्योंकि 20 का डिस्क्लोजर देना तो 20 तक के करने हैं। ये कौन सा था, ये कौन सा है, ये भी कैश का। इसका मतलब है दोनों कैश के इशू हो चुके हैं। 20 जमा 5, 25 मिलियन शेयर हैं। इशू प्राइस थी 10 रुपए और 18 रुपए। ये फेस के ऊपर है, 8 रुपए प्रीमियम आ गया, 8 रुपए प्रीमियम आ गया। प्रीमियम की अलग से कहानी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये अदर देन कैश के अंदर आ जाएगा। और फिर नीचे डिस्क्लोजर में बताएंगे प्लांट एंड मशीनरी के बेस। एग्जामिनर ने जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। इत्थे भी की है, इतना अच्छा एग्जामिनर, नाम तक चेंज नहीं किया। चेंज किया नाम भी नहीं चेंज किया, उसने बस डिटेल दे दी। यहां पे 2 रुपए का प्रीमियम है, यहां पे 8 रुपए का प्रीमियम है। आगे चलें, अगले साल जो यहां पर कैश वाला बनाएंगे उसमें ये कैश मजीद ऐड हो जाएगा, यानी 31 मिलियन हो जाएगा। 25 था ना, 25, 15, 7, कहानी खत्म। फेस वैल्यू फलाना, शेयर प्रीमियम की अलग से कहानी कर देंगे, डन। 25 जमा 6 कितने हो गए, 31। और बोनस इशू में बोनस इशू ऐड कर दिया तो 7 जमा 10, 17, क्लोजिंग में 17। और प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट पहले 15 थे, अब 8, 23 हो जाएंगे। और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए में मल्टीप्लाई बाय 10, और उनकी वैल्यूज आ जानी है। इधर नंबर ऑफ शेयर्स को देखना था आपने। दूसरा, आपने शेयर प्रीमियम डिस्क्रिप्शन में दे देनी थी, इतने इतने प्रीमियम्स आ रहे हैं। आए जनाब, क्या नोट बनाया, शेयर कैपिटल। मेरा ख्याल है फेस के ऊपर जस्ट देख के ही पता चल जाता है क्या क्या कुछ करना है, कोई खास वर्किंग की जरूरत नहीं है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल टॉप पर बता दिया, इतना इतना है, 10 रुपए का, ये कहानी खत्म हो गई। ये तो दोनों सालों में सेम ही आना है। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या 25 मिलियन था, 250 उसकी वैल्यू आई, हमने भी यही निकाली थी। कितनी देर लगी निकालने में, 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। 7 मार्क्स करने के लिए इसका मतलब है आपके पास मिनट कितने हैं, 12-13 मिनट हैं। और आप चुटकियों में आपने काम ऐसे ऐसे कैश वाले, ये फलाना ये टोटल हो गए, कहानी खत्म हो गई। उसको इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं, उसको तो नोट की जरूरत है, उसको पता चल जाना है नोट सही है या नहीं। आपको क्लोजिंग बस उठाने थे, नंबर ऑफ शेयर्स, उसको बूथे की वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आपने भी 15 ही निकाले थे, क्या आपने 7 ही निकाले थे पिछले साल के, सही यही है। ये दो एक जैसे अलग अलग 20 और 5 इकट्ठे होने थे,
कहानी ख़त्म हो जानी थी। अगले साल 25 में 6 और ऐड हुए तो ये कितने हो गए 31, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई 310। 15 में इस 15 में ये 8 ऐड होने थे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होना था, कहानी ख़त्म। 17 ये। अब अगली कहानियाँ नीचे हैं बस। अगर गलती होती तो कहाँ पे होनी चाहिए थी, बस मैक्सिमम यहाँ पे होनी चाहिए थी कि यहाँ पे क्या लिखें, तो यहाँ पे प्रीमियम की कहानियाँ लिख दो। और दूसरी चीज़ प्लांट एंड मशीनरी की कहानी लिखो, ऊपर तो नहीं बताई ना, अदर देन कैश लिखा हुआ है, हेडिंग क्या बनाई हुई है, अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश वर इशूड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी। उप्स उप्स, क्या मैंने बोला है आपको, ये बोला था रट्टा लगाना है, वही वाली चीज़ लिखी हुई है ना, और तो कुछ नहीं लिखी हुई। मैं आपको कह रहा था साथ प्रीमियम का भी लिख दो, एक आधा नोट और बन जाना था कि इतने शेयर्स हैं, इतने प्रीमियम के ऊपर इशू हुए हैं। प्रीमियम का बताना क्या वो प्रीमियम वाला पढ़ा था ना हमने, प्रीमियम वाला नोट लाया था, उससे पढ़ा था हमने। ए किधर गया ये कैपिटल रिजर्व की कहानियां नहीं कही ना उसने, नोट कैपिटल रिजर्व का नहीं कहा, शेयर कैपिटल का नोट कह दिया। इस वजह से वो यहाँ पर आंसर में नहीं आया, और उसके मार्क्स भी पूरे हो रहे थे, 7 एक मार्क्स पूरे बनते हैं, इतना काम करने पे ही 7 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो ये नोट था कैपिटल रिजर्व का, इस वजह से नहीं आया। हम फिट इन करना चाहते हैं यार कि यार इतने इतने शेयर प्रीमियम है, तो वो भी बता देते तो काम चल जाना था। तो बहरहाल जो मैंने कहा था रट्टा, वो रट्टा ही निकला कि जनाब रट्टा लगाया होगा तो आधा मार्क्स या 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, नहीं लगाया होगा तो नहीं मिलेगा, कट जाएगा। तो मुफ्त का मार्क्स है, 3 लाइंस का रट्टा। जानो क्या जी, आपको कम से कम 3 पास पेपर तो मैंने करवा दी हैं। अच्छा जी, और कुछ देखते हैं, कहीं और पास पेपर वाला काम, इससे भी पिछली अटैम्प्ट में एक पास पेपर मिलेगा हमें कोई। नहीं है, अब आएगा। अब मैं करवाने लगा हूँ आपको इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें जो मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक टेस्ट नहीं हुई। उनमें से क्या है, रॉयल्टी की पेमेंट। उसमें से क्या है, रॉयल्टी की पेमेंट। रूल क्या है जी, इन केस ऑफ रॉयल्टीज पेड। अब ये तो देख लोगे ना, जहां पे नीचे पास पेपर नहीं है इसका मतलब है अभी तक टेस्टेड नहीं है। जहां पे पास पेपर मैंने रखा हुआ है वहां पे इसका मतलब है टेस्टेड है। डन है, रॉयल्टी अभी तक टेस्टेड नहीं है। रॉयल्टी पेड टू कंपनीज, एंटिटीज, इंडिविजुअल्स, क्या क्या कुछ दोगे, 2 बातें बतानी है। नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस, जिसको दी है उसका, रिलेशनशिप विद द कंपनी और डायरेक्टर। कंपनी के साथ क्या रिलेशन है, हो सकता है पेरेंट कंपनी हो। मेडिसिन की जिस तरह से कंपनीज होती हैं, उन्हें रूटीन में रॉयल्टी क्या करनी पड़ती है, बाहर भिजवानी पड़ती है। उनका एक मेन खर्चा है जो उन्होंने उनसे क्या लिया हुआ है, फार्मूलाज लिए हुए हैं, उसके अगेंस्ट क्या देने होते हैं जी, रॉयल्टीज देनी होती हैं। तो अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेडिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता हुआ, जहां पर ये वाला डिस्क्लोजर देना होता हुआ, तो वो क्या करेगा, वाला डिस्क्लोजर पूछेगा। यह डिपेंड करता है पूरी मार्केट में से कौन बंदा पेपर बना रहा है। जो जहां का पेपर बना रहा होगा उसे पता होगा यार ये वाला बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको कोई नहीं पता किसने पेपर बनाना है, ना मुझे पता है किसने पेपर बनाना है, आपके कोर्स में आपको पढ़ना है। रॉयल्टी की पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब ये रॉयल्टी की पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर कहीं पर छुपी हुई आ रही है, शायद लिखी हुई, पता नहीं आई है कि नहीं आई, आई है जी, आई हुई है।
जनाब ट्रेडमार्क का लाइसेंस फ़ीस है, उसके नीचे कहीं पे बताया है ट्रेडमार्क लाइसेंस फ़ी रिप्रेजेंट्स द रॉयल्टी फ़ी। समझ लग गई जी? कहीं ना कहीं पे बताया हुआ है, उसका खर्चा है, उसके अंदर रॉयल्टी फ़ी आ रही है ऑफ ABC ब्रांड SARL स्विट्ज़रलैंड। उसका नाम आ गया, उसकी जगह आ गई, स्विट्ज़रलैंड आ गई ना जगह। और ऐ तो नहीं करना फलाना चक ते फलाना ऐ ते फलाना ओ, ये तो नहीं होना ना। और उसकी कंट्री का नाम लिखा गया, क्या नाम है, कंपनी का नाम लिखा गया, दैट्स मोर देन एनफ। एसोसिएटेड कंपनी है, रिलेशनशिप आ गया। सिचुएटेड, ओ एड्रेस तक आ गया बराबर, फलाना चक का, फलाना शहर, फलाना मुल्क, एड्रेस तक आ गया जी जनाब। हाउस नंबर या ऑफिस नंबर फलाना, फलानी बिल्डिंग, फलाना शहर, फलाना मुल्क लिखा होगा, दिया होगा, हमें दिया होगा। या फिर अगर डिस्क्लोजर बनाकर दिया होगा और क्या चीज़ें होंगी, मिसिंग चीज़ें होंगी, फिर नहीं दिया होगा, फिर हमें लिखना होगा कि जनाब एड्रेस नहीं दी बताया हुआ, ये नहीं बताया, उसका रिलेशनशिप नहीं बताया हुआ, कंपनी का नाम बस बताया हुआ है। तो एक छोटा सा नोट, बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा नोट, और मार्क्स कितने हैं, 1 या 2, 2 मार्क्स होंगे इसके। क्या होंगे? 2 मार्क्स का नोट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नोट नहीं है। 48 और 50 में बस 2 मार्क्स का ही फर्क है। सर क्यों डराते हैं? सर ने लिए 48 मार्क्स। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं ये चाहता हूं कि आप भी लें, इसका मतलब ये है मैं चाहता हूं आप ना लें, आप 50 के ऊपर चले जाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लें, चंद दिन। अ गुड एफर्ट कैन चेंज द रिजल्ट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक क्या है, डोनेशन। दैट इज आल्सो नॉट येट टेस्टेड। In case donation to a single party exceed 10% of the company's total amount of donation, 10% of total amount of donation or ₹1 million, whichever is higher. ये सिर्फ कब लागू होगी ये डिस्क्लोजर? कम अज कम whichever is higher, 1 मिलियन या 10% ऑफ कंपनीज टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन। मींस 1 करोड़ की डोनेशन का 10% लें तो एक कितनी बनेगी? 1 मिलियन बनेगा। 1 करोड़ की डोनेशन का 10% या फिर 1 मिलियन। मींस अगर 15 लाख है डोनेशन तो हायर कौन सी होगी? 1 मिलियन। इन केस ऑफ डोनेशन टू अ सिंगल पार्टी, किसी एक पार्टी को अगर आपने 1 बिलियन से ज्यादा दे दिया, या फिर 10% ऑफ कंपनीज टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन, टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन उन दोनों में से जो हायर है, तो तब क्या करो? नेम ऑफ डोनी बताओगे जिसको दिया है। Where any director or his spouse has interest in the donation irrespective of the amount, अगर कोई डायरेक्टर या स्पाउस इन्वॉल्व है, कोई उसका रिलेशन है, किसका? डायरेक्टर या स्पाउस। सिर्फ मियां नहीं लेना, बीवी का मियां भी हो सकता है, ठीक है जी। मींस बीवी डायरेक्टर है और उसका मियां किसी और एनजीओ के अंदर बैठा हुआ है, और बेगम क्या करती है? डोनेशन दे देती है मियां वाले कंपनी में, चाहे 2 लाख दे। अब 1 मिलियन की कोई कहानी नहीं है, चाहे 2 लाख दे, चाहे 1 लाख दे, चाहे 50,000 दे, चाहे 5 रुपए दे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। डिस्क्लोजर दो। क्या बताओ? डायरेक्टर का नाम बताओ, फलानी बीबी है, फलाना बीबा है, उसका इंटरेस्ट भी बताओ, क्या रिश्ता है, क्यों है, क्या अमाउंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। ऊपर तो थ्रेशोल्ड लगा दिया है भाई
कि भाई कोई एक थ्रेशोल्ड के ऊपर होगी तो फिर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ज्यादा चांसेस किसके आने के हैं? इसके आने के चांसेस हैं, जिसमें क्या क्या कुछ करना है, डायरेक्टर भी बताना है, उसका नाम भी बताना है, उसका इंटरेस्ट भी बताना है, सब कुछ बताना है। ऊपर वाले के चांसेस कम है। ऊपर वाले केस में 1 मिलियन से नीचे वाला तो नहीं ना? नहीं, कहानी खत्म। या 10% ऑफ मतलब टोटल विच एवर इज हायर, मीन्स कम से कम 1 मिलियन होना चाहिए ना, कम से कम है। इससे ऊपर ऊपर की कहानी हुई ना। 1 मिलियन या 1 मिलियन से ऊपर की डोनेशन होगी तब दरमियान में आएगी कहानी, नहीं तो नहीं आएगी। और नीचे वाले में 2 लाख की भी है, 1.5 लाख की भी है, लाख की भी है, तो भी आएगी। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि 15 लाख दिया हो, जिसमें से 1 मिलियन एक को दिया हो और 10,000 हजार पता नहीं कितनों को दिया हो, और उसमें से 15,000 उसको दिया हो। तो उस 15,000 के पीछे क्या होगा? डायरेक्टर का नाम भी जाएगा और इंटरेस्ट भी जाएगा, irrespective of the amount. Very important note in my opinion. Donation. Cost of sales and distribution costs include donation amounting to rupees इतना हजार, comparative में इतने हजार, and इतने हजार। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी पड़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी पड़ी हुई है, उसका कंपैरेटिव। दीज आर डिस्पर्स थ्रू एबीसी वेलफेयर फाउंडेशन। ये किसके जरिए किए गए हैं पैसे? एबीसी वेलफेयर फाउंडेशन के लिए, जो कि एक एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है। Interest of CEO Mr. Tariq in ABC Welfare is limited to the extent of his involvement in ABC Welfare Foundation as chairman. क्या नाम आ गया CEO का? जो बंदा है उसका नाम आ गया। उसका क्या इंटरेस्ट है? लिमिटेड इंटरेस्ट है जी, बस उसका, वो चेयरमैन है वहां का, बस ये इंटरेस्ट है, और कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है। ऑडिटर की रेम्यूनरेशन आपने बनना है। इसमें क्या क्या कुछ बताना होता है? ऑडिट फी बताना होता है, फी कोई और चीज़ों के लिए ली गई है वो बतानी होती है, और ये प्यारे से एक्सपेंसेस भी बताने होते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ये जो स्टूडेंट जाते हैं और जाकर बैठते हैं और उनको जो डेली अलाउंस दिए जाते हैं उनको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक, ये जो खाना खा जाते हैं ना ऑडिटर जाके, वो कहां से होते हैं? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। तो ये 2-3 बातें बतानी होती हैं। ऑडिट फी लाजमी तौर पे बतानी है, कोई और सर्विसेज दे रहे हैं तो वो बतानी है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बताने हैं। तो ये मैंने जनरली अब बता रहा हूं, बाकी रूल्स आपने पढ़ने हैं। टाइम इज वेरी शॉर्ट, वी डू हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड रूल क्या है? आपने फॉलोइंग शैल आल्सो बी डिस्क्लोज एज डिडक्शन फ्रॉम द टर्नओवर, सेल्स में से, एज अ सेपरेट लाइन आइटम। क्या चीज बतानी है? ट्रेड डिस्काउंट बताना है। मींस ग्रॉस करके सेल्स बताओगे, उसमें से लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर आएगा काम। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? कंपनीज एक्ट की। ठीक है जी। सेल्स एंड अदर टैक्सेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेस, जैसे सेल्स टैक्स होता है वो अलग से बताना है। मींस पहले सेल्स बतानी है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। क्या बतानी है जी? पहले सेल्स बतानी है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, डिस्काउंट्स। कौन से डिस्काउंट्स? ट्रेड डिस्काउंट, इवन सेटलमेंट डिस्काउंट भी। अब यहां पर सेटलमेंट डिस्काउंट भी आ जाएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी किसके तहत आ चुकी है? स्टैंडर्ड के तहत आ गई हुई है, तो वो वाला भी दरमियान में फिट इन करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर, लोकल, एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ पैकेट फर्टिलाइजर भी आपने बेचे हैं, मैन्युफैक्चर्ड चीजें बेची हैं और परचेज चीजें बेची हैं।
उनमें से सेल्स टैक्स लेस किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया और सेटलमेंट डिस्काउंट भी लेस किया। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ये हमारी IFRS की रिक्वायरमेंट के तहत आ गया काम दरमियान में। सेटलमेंट डिस्काउंट भी लेस होगा। तो ये चीज़ें आपने डिस्क्लोजर में बतानी हैं। ये आपका वो वाला नोट आ गया जो कि आपका IAS 37 के तहत है, कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। इसमें क्या क्या कुछ स्टैंडर्ड के अलावा कौन बता रहा है? कंपनीज एक्ट बता रहा है। क्या क्या कुछ बताओ। मैं सिर्फ रूल डिस्कस करने लगा हूं, बाकी एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग अंडर एनी कोर्ट, एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, वेदर लोकल और फॉरेन, इंक्लूड नेम ऑफ द कोर्ट। क्या बताओ जी? एजेंसी, अथॉरिटी, ये सारी चीजें बताओ। डेट इंस्टीट्यूटेड, कब केस हुआ ये बताओ। प्रिंसिपल पार्टी कौन सी थी, दूसरी पार्टी कौन कौन सी हैं केस की। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ द प्रोसीडिंग बताओ। एंड द रिलीफ सॉट, कितना रिलीफ मिल चुका है वो बताओ, और कितना मजीद कंटिन्यू है वो बताओ। तो ये अब पूरा नोट आपने क्या करना है, पढ़ना है। इसके अंदर कमिटमेंट भी आ रही होगी, इसमें हो सकता है LCs की कहानी भी आ रही हो। कमिटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, हाँ कि हम इतनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे। परचेज ऑफ स्टोर, इतना स्टोर खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी इतनी करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इतना करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड आउट सर्विसेज हमने इतनी की हुई हैं। रेंटल्स अंदर लीज एग्रीमेंट हमने इतना पे करना है। प्रेमिसेस इतनी खरीदेंगे, व्हीकल इतनी खरीदेंगे। कमिटमेंट्स हैं, खरीद नहीं ली हुई, कमिटमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये कमिटमेंट्स की कहानी, नीचे कंटीजेंसी की कहानी पढ़ लीजिएगा। ये डिस्क्लोजर्स हैं। अगला इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर ये हो सकता है, वेरी तो नहीं लिखता, खाली इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। क्या कुछ बताना है? सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल का मतलब क्या है? हमारी लायबिलिटी है, हमने सिक्योरिटी ली हुई है। क्या जी? दी नहीं हुई, हमने सिक्योरिटी ली हुई है। अब क्या किया जाए? ली हुई है तो bifurcation of amount received as security deposit for goods services to be delivered provided into amount utilized for company business and आपने bifurcation बतानी है कि अमाउंट रिसीव क्या थी सिक्योरिटी के तहत, जो गुड्स और सर्विसेज आपने देनी है, किस किस में बाइफर्केशन करनी है। टू बी डिलीवर्ड, प्रोवाइडेड, और या प्रोवाइड कर दी हैं। इनटू अमाउंट यूटिलाइजेबल फॉर द कंपनी बिजनेस एंड अदर्स, जो बिजनेस में यूटिलाइज की जा सकती है वो वाली, और अदर्स में। अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है कि हम ये वाले पैसे यूज कर सकते हैं, तो कितनी यूज कर ली हुई है, कितना पैसा यूज कर लिया। और वैसे जेन्युइन रिक्वायरमेंट क्या है, इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड डीलर में आ जाएगा, दीज रिप्रेजेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द डीलर विच बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट आर इंटरेस्ट फ्री। क्योंकि अगर हमने ली हुई है तो उसके ऊपर यह भी तो हो सकता है ना, पैसे लिए हुए तो इंटरेस्ट भी दें, तो इंटरेस्ट फ्री है। दीज आर रीपेबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट, ये पेबल होगा, हमारी कैंसिलेशन हो जाएगी डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट के तहत विद डीलर्स एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस, और ये हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो हमने इनको क्या किया हुआ है, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सेपरेट बैंक अकाउंट में होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट को यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज दैट इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड यू हैव टू कीप इट सेपरेट, और जो ही जरूरत पड़े आप ये क्या करें, वापस करें। इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन भी लिखना पड़ना है, उप्स, याद कर लो सेक्शन। डन हो गया बच्चों? अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन माय ओपिनियन। कौन से वाला? इसके ऊपर कहां पे क्वेश्चन आ चुका हुआ है? स्प्रिंग 22 में भी इस एरिया में से आ चुका हुआ है और ऑटम 21 में भी आ चुका हुआ है इस एरिया में से क्वेश्चन, और स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये 5-7 बातें आपको रट्टा लगा होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज इसके अंदर लिखी जानी चाहिए है। करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें एट मिनिमम लिखनी है, सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे लिखनी है, मर्ज नहीं हुई होनी चाहिए। किसके ऊपर? बूथे के ऊपर, फेस के ऊपर आनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, सेपरेटली। और जब कभी भी ये मिक्स हुई होगी तो आप कहेंगे ये मिक्स नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। कौन कौन सी चीज? पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अगर कोई पेएबल है वो सामने सामने फेस के ऊपर नजर आना चाहिए। डिपॉजिट्स, एक्रूड लायबिलिटीज एंड एडवांसेस, ये इकट्ठी कर दी हुई है उसने, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन रिलेटेड पार्टी, मींस अगर कोई बैंक रिलेटेड पार्टी है तो उसकी कहानी अलग से बतानी है। बाकी बैंकिंग कंपनी से अगर कोई लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म ही आएगी ना करंट लायबिलिटी में, और कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म लोन ही आएगा। कोई म्यूचुअल फंड से लिया हुआ है, कोई इंश्योरेंस कंपनी से लिया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से तो नहीं आएगा खैर लोन। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी अलग से बताओ, इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स एंड डायरेक्टर्स। स्पॉन्सर से लिया हुआ है, डायरेक्टर से लिया हुआ है लोन, तो अलग से बताओगे सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे। लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम स्पॉन्सर्स, अलोंग विद पर्पस, और रिलेटेड पार्टी से लोगे तो फिर पर्पस भी बताना है और उसका यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट भी बतानी है, कितनी यूज हो गई है, लोन लिया कितना था, कितना यूज हो गया हुआ है, और कितना क्लोजिंग देने वाला है। ये सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा, सेपरेट आएगा, सेपरेट लाइन आइटम। वो मींस लाइन आइटम तो ये आएगी ना, लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। उसके नीचे नोट में जाके बताओगे पर्पस क्या था, कितनी अमाउंट डिस्क्लोज हो, यूज कर चुके हुए हो, सब नोट में आएगा जाके कहानी। लेकिन लाइन आइटम के तौर पे ये चीजें बतानी है एट मिनिमम। लोन एंड एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड में भी बताना है। अगर किसी की सिक्योरिटी दी हुई है तो अलग से बताओ। मसलन लोन के अगेंस्ट खासतौर पे बैंकिंग कंपनी में सिक्योरिटी देनी पड़ती है। शॉर्ट टर्म लोन भी हो तो क्या करवाना पड़ता है, अक्सर औकात अपना स्टॉक रखवाना पड़ता है जनाब, ठीक है जी। तो ये 5-7 आइटम, 5 आइटम्स हैं, रट्टा लग सकता है, लग सकता है कि जनाब ये 5 आइटम्स तो देनी है, अलग करके बतानी है। इनके अलावा जो मर्जी बताते रहें, ये फेस के ऊपर आनी चाहिए। अगर प्रोविडेंट फंड मिक्स कर दिया इसमें क्या करोगे जनाब, गलती है, शामिल करें। उसने लिखा हो सकता है दिस अमाउंट इंक्लूड्स पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, ना जी गलत है, फेस के ऊपर बताओ। लोन एंड एडवांसेस को मिक्स किया हो सकता है, बैंकिंग कंपनीज की और रिलेटेड पार्टीज की इकट्ठा बनाया हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी एंड रिलेटेड पार्टीज, ना जी अलग बताओ। फिर इसके केस में ये 2 चीजें भी बताओ, लोन लिया कितना था, कितना यूज किया है, पर्पस भी है शायद, पर्पस क्या था, फिर क्लोजिंग भी, एक रिकंसिलिएशन ही होगी एक हिसाब से। करंट लायबिलिटी नोटो नोट हो रहा है, ट्रेड एंड अदर पेबल, मार्कअप एंड प्रॉफिट एक्रूड,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्या चीज आ गई, सिक्योर्ड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी कहीं ना कहीं पे था, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी, ये ऊपर है, ऊपर आना चाहिए। ये अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी एंड रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। द फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स दैट अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अच्छा जी, किधर है, कितने सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स टॉप पे थी, ओह यस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की मिक्स टाइप रिक्वायरमेंट्स, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या कुछ बताना है जी, अनपेड डिविडेंड अलहदा से बताना है। फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड एंड सेपरेट लाइन आइटम्स ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अनपेड डिविडेंड मुझे भी याद पड़ता था यार, है किथे, बच्चे ने बताता है, अच्छा छेती छेती याद किया है ना, माशाल्लाह। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड और अनक्लेम्ड में क्या फर्क है? अनपेड है, अभी कोई रिसेंटली कोई क्या हुआ होगा, डिविडेंड अनाउंस हुआ होगा, डिक्लेयर हुआ होगा, और वो भी अनपेड रहता है। और अनक्लेम्ड है, कोई पुराने पड़े हुए हैं, कोई बंदा आया ही नहीं, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो दोनों को अलग अलग करके बताओ। कैश एंड बैंक को तो बताते ही होते हैं हम, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स को भी अलग से बताओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी अलग से बताओ। तो इन पांचों में मोटी आइटम्स कौन सी हैं जो रूटीन की नहीं है, वो ये है। इनको क्या करना है, अलग से बताना है। किथे गया असी, किथे सी, ये तो शेयर कैपिटल आ गया, इसके नीचे था, ले जी। अनक्लेम्ड डिविडेंड, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी अलग से बतानी होती है, ये भी कहीं ना कहीं पे लिखी हुई है, अब याद नहीं है कौन सी जगह पे है। करंट लायबिलिटीज का दूसरा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंस सिक्योर्ड, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, एक्रूड फाइनेंस कॉस्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नेट। तो ये नोट्स हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं। मीन्स कोई किसी और जगह पे मैंने रखा होगा क्वेश्चन, वहाँ का एम्फेसिस शायद ज़्यादा होगा। समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। चलो भाई बेटा ब्रेक लगाओ, बाकी काइंडली आप लोग खुद कर लीजिएगा यार, इतनी मेहनत तो कर लेनी चाहिए आपको। अब मैंने इतने करवा दिए हैं, चंद एक छोड़ दिए हैं, तो वो तो थोड़ा सा पढ़ लेना ना। अब पूरे डिटेल में डिस्कशन मैंने अपने आप तक तो बहुत करवा दी है, जिस हद तक रिवीजन में पॉसिबल था, तो थोड़ी सी मेहनत और आपने करनी है। कोई चीज़ ना समझ लगे मैं हाजिर, कोई घर में बैठे हुए बच्चों से को ना समझ लगे तो वो भी पूछ सकते हैं। 1 मिनट ठहरिएगा। एग्ज़ाम में, हाँ एग्ज़ाम में ये नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। मैं ग्रुप, जो सा बच्चा आएगा ना, मैं फिर उसे ग्रुप का लिंक दूंगा कि उसमें आके पूछा करें, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस जो हैं वो बहुत बल्कि हो जाते हैं, और फिर मैं एग्ज़ाम के डेज़ में नॉर्मली ग्रुप्स लाजमी तौर पे चेक कर रहा होता हूँ। तो इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। ये बॉलर वसीम अकरम का फ़ोन है। चलें जी, लेट्स मूव ऑन, नमाज पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। थैंक यू जी।